हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला पेज। जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को याद करने के लिए, उसी के डिस्कशन करने के लिए आज मैंने एक ये वीडियो को बनाया है। तो चलो हम लोग आज ये बेहतरीन तरीका देखते हैं। कंपैरिजन के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे कंपेयर करके हम लोग एक दूसरे को याद रख सकते हैं। इट मींस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एंड हम लोग का गवर्नमेंट कंपनी को याद कैसे रखा जाता है, किस बेसिस पे याद रखना है हमें, किस फंडामेंटल का यूज करना है हमें। चलो एक एक करके हम लोग देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग चलो आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मन में एग्जाम देने के टाइम में, क्लियर है, आपके मन में एक फैक्टर होना चाहिए कि किस फैक्टर के बेसिस पे सारी चीजों को कॉमन माना गया है। जैसे मान के चलो कि फॉर्मेशन, तो भाई गवर्नमेंट कंपनी भी बनाई जाती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इट मींस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बनाया जाता है और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी बनाई जाती है। तो ये बनाया जाना फॉर्मेशन कहलाता है। तो एक फैक्टर मेरा निकल के आ गया फॉर्मेशन। उसके बाद बनाने के बाद इसमें पैसे कहां से आते हैं सर, तो एक फाइनेंस का भी हमारा दूसरा फैक्टर बन गया। उसके बाद इसको चलाता कौन है, मैनेज कौन करता है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हमारा फैक्टर एक होना चाहिए। किस फैक्टर के बेसिस पे हमें याद रखना है, सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है। बस मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे कंपैरिजन करके आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा और इस वीडियो के बेसिस पे आप वो तीनों वीडियो को बहुत ही इजी फील कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे एक ट्रिक को के बेसिस पे हम लोग समझेंगे आज का ये क्लास। देखो, सबसे पहले तुमको डिफरेंस का एक बेसिस फैक्टर होना चाहिए, किस बेसिस पे तुम कंपैरिजन करने वाले हो, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद तुम लोग के माइंड में ये तीनों का चार्ट बन जाना चाहिए कि हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस 3 टाइप का है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा फॉर्मेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या है सर हमारा? फॉर्मेशन। तो भाई फॉर्मेशन जब हमारा पहला फैक्टर है तो देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में, कि सोचेंगे कि सर ने जब पढ़ाया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो क्या उस टाइम का फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो छोड़ देना यार। सर ने क्या पढ़ाया था वो छोड़ देना। तुमने क्या समझा वीडियो देख करके, तुमने बुक पढ़ करके, तुमने नोट्स बना करके क्या समझा, ये मैटर करता है। आई बात समझ में? तुम क्या फील किए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मींस व्हाट? एक ऐसी डिपार्टमेंट, एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसको गवर्नमेंट खुद बनाता है। अब भाई दिमाग लगाने वाली बात है, ट्रिक यही पे है कि जब गवर्नमेंट बनाएगी तो इसका फॉर्मेशन इजी हो जाएगा ना। लिख दो भाई, इजी टू फॉर्मेशन। एक लाइन और लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये तो तुम्हारा हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। उसके बाद तुम्हें फॉर्मेशन को ही देखना है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मेशन के बारे में। सर वहां फॉर्मेशन नहीं था, बट ये चीज देखा गया था कि ये फॉर्मेशन होता है जब तक कि ये एक स्पेशल एक्ट ना पास हो जाए। कहां पे? पार्लियामेंट में। आई बात समझ में? तो जाहिर सा बात है उस एक्ट के बेसिस पे ही, जब तक एक्ट, स्पेशल एक्ट को पास नहीं किया जाएगा, जब तक तुम्हारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता, फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लिख सकते हो, इट फॉर्म्ड थ्रू स्पेशल एक्ट पास्ड इन लेजिस्लेचर। लिख सकते हैं हम लोग कि इट्स फॉर्म्ड थ्रू स्पेशल एक्ट पास्ड इन लेजिस्लेचर। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी कि फॉर्मेशन इसका इजी है और इसका क्या है, स्पेशल एक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के पास। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब तक तुम इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे, हमने पढ़ा था सर कि जिस टाइम हम जिस टाइप से
हम लोग प्राइवेट सेक्टर के कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसी टाइप से हमें पब्लिक सेक्टर के कंपनी को भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। इट मींस गवर्नमेंट कंपनी को भी उसी तरह से सेम तरीके से रजिस्टर्ड करवाना होगा। यानी कि इट फॉर्म्ड आफ्टर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है? यानी कि फॉर्मेशन हमने देख लिया, किसका फॉर्मेशन कैसा है। तो भाई एक फैक्टर पे आप तीनों को देख सकते हो, एग्जाम में आएगा ये फीचर्स तीनों में लिख सकते हो। सेम फीचर्स, ई टू फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट्स फॉर्म्ड थ्रू स्पेशल एक्ट पास्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर। उसके बाद इट फॉर्म्ड आफ्टर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी है भाई, इसको भी सेम एज प्राइवेट सेक्टर के जैसा, प्राइवेट कंपनीज के जैसा जाकर के तुमको इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है सर? नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लीगल स्टेटस। क्या यहां पे लीगल स्टेटस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में? इट मींस इसका आइडेंटिफिकेशन, क्या उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन है कि इसका गवर्नमेंट को ही, गवर्नमेंट के जैसा ही इसको ट्रीट किया जाता है, गवर्नमेंट से कोई सेपरेशन नहीं माना गया है, क्या है इसमें? तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कि इसका जो स्टेटस है, इसका जो आइडेंटिटी है, इसका जो पहचान है, वो कोई भी सेपरेशन नहीं है। इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देयर इज अ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। वही चीज लिख देना है भाई, नो सेपरेट एंटिटी। आई बात समझ में? क्या लिख देना है? नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेशन यहां पे नहीं है। आई बात समझ में? यहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में याद करो कि मैंने क्या पढ़ाया था, एसबीआई का एग्जांपल दिया था। भाई साहब एसबीआई का खुद का एक अपना पहचान था ना, तुम एसबीआई पे अगर केस कर रहे हो तो एसबीआई पे ही केस हो रहा था ना, यानी कि उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस। क्लियर है? सेम गवर्नमेंट कंपनी का भी खुद का अपना पहचान होता है, ये अपने नाम से फंड वगैरह बोरो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी इसका एक अपना खुद का पहचान है। आई बात समझ में? जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो वहां पे क्या है, इंडियन ऑयल का खुद का पहचान है ना, गवर्नमेंट कंपनी है बट वो उसका खुद का पहचान है, इंडियन ऑयल है भाई, गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं, इंडियन ऑयल है। मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर होने के कारण गवर्नमेंट को उसका ओनर माना गया है, बट यहां पे पहचान उसका खुद का है। लीगल स्टेटस, क्या इसका स्टेटस है, वही चीज पूछ रहा है, तो यहां पे भी लिख देंगे, इट ऑल्सो हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भी आपका हो गया, यानी कि क्या आपका लीगल स्टेटस कैसा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट ही माना जाता है, बाकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का और गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी इसको अलग माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइनेंस। अब भाई यहां पे बन गया आपका कंपनी, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है आपका कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है। नेक्स्ट फैक्टर होगा आपका इसमें पैसा कहां से आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, याद करो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब गवर्नमेंट का है तो फाइनेंस कौन, तुम करोगे? नहीं सर, गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट ही माना जाता है। तो भाई पूरा का पूरा गवर्नमेंट माना जाता है तो लिख देंगे इट फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है? फाइनेंस, पैसा कहां से आता है, फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन,
भाई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को बनाने के लिए स्पेशल एक्ट पास होता है गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, असेंबली के थ्रू। लेकिन पैसा किसका रहता है? मैंने बताया था ना, पैसा गवर्नमेंट का, पावर गवर्नमेंट का, स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्राइवेट वाला। भाई पैसा किसका है? गवर्नमेंट का है। यहां भी लिख देंगे फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है? चलो मूव ऑन करते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंपनी की तरफ। गवर्नमेंट कंपनी में पैसा कहां से आती है सर? हमने अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में कि आपको शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 50% का पेड अप कैपिटल किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास। बाकी किसी के पास भी हो सकता है। क्लियर है? बाय टेकिंग एटलीस्ट 51% of share capital by गवर्नमेंट। क्या लिखा मैंने? बाय टेकिंग एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर 51% भी कम से कम ले लेती है तो यहां पे आपका फाइनेंस आपका ही हुआ। किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ। उसी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्लियर है? तो ये तीन बेसिक फैक्टर हमने कहां से याद करके लिखा सर? जहां हमने पढ़ा था। बस थोड़ा सा हमें याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी के बेसिस पे आपने 3 3 6 एंड 3 9 फीचर्स आपको याद हो गया। 9 फीचर्स डियर फ्रेंड्स आपको याद हो गया। बस एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। चलो और देखते हैं क्या है। आ जाओ सर। और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है हमारे पास। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। भाई अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? एंड गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है? चलो देखते हैं कौन करता है। मैनेज एंड कंट्रोल, इट हैज फुल्ली कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन कंट्रोल करता है सर? गवर्नमेंट खुद से करता है। आई बात समझ में? तो वही चीज हम लिख देंगे, इट हैज फुल्ली कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। जिसका डिपार्टमेंट रहेगा वही कंट्रोल करेगा। रेलवे डिपार्टमेंट को रेलवे मिनिस्टर कंट्रोल करेगा सर। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो ये था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? याद करो, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। कौन चलाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को? एसबीआई को कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है सर। इट मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है? इट मैनेज्ड बाय एंड कंट्रोल बाय बीओडी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। कौन चला रहा है एसबीआई को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? नॉमिनेटेड बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी। भाई ये गवर्नमेंट कंपनी को कौन चलाती है? वहां भी सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाती है। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कौन रखता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है सर। 4 फैक्टर है हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिपार्टमेंटल हेड चलाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है, एंड इट ऑल्सो मैनेज्ड बाय बीओडी
नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि 9 + 3, 12 फीचर्स आपको याद हो गया सर। 12 फीचर्स आपको याद हो गया, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बनना है। नेक्स्ट, स्टाफ एंड एम्प्लॉय। भाई अब यहां पे स्टाफ और एम्प्लॉय किस कैटेगरी के रहते हैं, कैसा इनका रूल है? अब हम लोग का नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्टाफ एंड एम्प्लॉय। यानी कि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो स्टाफ एंड एम्प्लॉय होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है उनको रिक्रूटमेंट करने का एंड कंपनसेशन का। इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है एंड इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। भाई हमने साफ साफ पढ़ा है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसको गवर्नमेंट ही माना जाता है, तो इसका एम्प्लॉय को भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जा रहा है। आई बात समझ में? भाई जब इसका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जा रहा है तो इसका जो रूल एंड रेगुलेशन होगा वो कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो करता है? ये लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लोग सिविल सर्वेंट का, क्योंकि इसके एम्प्लॉय को सिविल सर्वेंट का एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट ही माना जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए ये लोग जो रूल एंड रेगुलेशन है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? सिविल सर्वेंट। क्लियर है? सिविल रूल, it follow civil rule for recruitment of employee and compensation of, क्या लिखा मैंने कि इट फॉलो सिविल रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टाफ एंड एम्प्लॉय को रखने के लिए सिविल रूल को फॉलो करता है। जो आईएएस जो आईपीएस का रूल रेगुलेशन है वो सारा रूल रेगुलेशन इसमें भी फॉलो होता है, इसको अपॉइंटमेंट के लिए एंड इसको कंपनसेशन मीन सैलरी और वेजेस का सारा कौन किसका रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है, किसका रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है? सिविल रूल को फॉलो किया जाता है। क्लियर है? एंड इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसका हमने क्या पढ़ा था सर? इसका खुद का रूल रेगुलेशन होता है ना, ये खुद के रूल एंड रेगुलेशन पे काम करता है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी खुद का होता है ना। आई बात समझ में? यानी कि ये अपने एम्प्लॉय को, एसबीआई अपने एम्प्लॉय को अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करता है, अपने तरीके से कंपनसेशन करता है। याद रखना, कोई रूल को फॉलो नहीं करता है। वही चीज लिखना है दोस्त कि इट हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड रेमुनरेशन। यानी कि रेमुनरेशन का मतलब सैलरी एंड वेजेस, क्या सैलरी किसको मिलना चाहिए वो सारा का सारा चीज कौन तय करता है सर? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद तय करता है, एसबीआई खुद तय करता है, एलआईसी खुद तय करता है, एयर इंडिया खुद तय करता है कि किस स्टाफ को कितना सैलरी मिलना चाहिए। क्लियर है? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी का भी जो एम्प्लॉय एंड स्टाफ होता है ये खुद के बेसिस पे रिक्रूट करता है। इट ऑल्सो हैज देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू अपॉइंट टू अपॉइंटिंग एंड compensating of
एम्प्लॉय। क्लियर है? सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको यहां पे किस फैक्टर पे आपको क्या क्या याद रखना है। मेरे दोस्त, स्टाफ एंड एम्प्लॉय को तो आप इससे भी कंपेयर कर रहे हो, इससे भी कंपेयर कर रहे हो और इससे भी कंपेयर कर रहे हो, तो एक बेसिस को याद करके आप तीनों सेक्टर के किंग बन सकते हो। याद रखना। आई बात समझ? बस थोड़ा थोड़ा फ्लिकरिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है सब में, बाकी सारा कॉन्सेप्ट का खेल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑटोनॉमी। इट मीन्स कि क्या, कहां पे, किस सेक्टर में हम लोग अपना मन का मर्जी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ऑटोनॉमी भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अपने मर्जी का तुम कर सकते हो क्या? इसका रेवेन्यू को तुम खर्च कर सकते हो क्या? इसका रेवेन्यू कहां जमा होता है? सर आपने पढ़ाया, ट्रेजरी फंड में जमा होता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता है। क्लियर है? तो यहां पे ये लोग का कोई ऑटोनॉमी नहीं चल सकता है, किसी तरह का कोई भी मनमर्जी ये लोग नहीं कर सकता है। लिखोगे तुम, इट वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ मिनिस्टर्स, तो इट डज नॉट यूज रेवेन्यू इन देयर ओन वे। क्लियर है? इट वर्क्स अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्टर, सो इट डज नॉट यूज रेवेन्यू इन देयर ओन वे। भाई यहां पे ये लोग अपने मर्जी से रेवेन्यू को यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा सर? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में, भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का केस में हमने पढ़ा है कि यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को हम लोग यूज कर सकते हैं, फाइनेंस को यूज कर सकते हैं, इससे कमाए हुए रेवेन्यू को यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। कम ऑन, यही चीज लिखना है आपको। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन will enjoy administrative as well as फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर होगा सबको? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? एंजॉय करेगा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, अपने खुद के मर्जी से ये लोग काम करेंगे। क्लियर है? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा सर? बताओ आप। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी यहां भी ये लोग खुद की मर्जी से काम करेंगे, क्योंकि यहां पर एक चीज देखो, बता देता हूं साहब। अब ये ऑटोनॉमी में ना और लीगल स्टेटस में आपस में इंटर रिलेटेड रिलेशन है भाई। क्या है? इसको अपना खुद के मर्जी करने के लिए मना किया गया। क्यों मना किया गया सर? क्योंकि ये अपना लीगल स्टेटस इसका पास खुद का नहीं है, इसको गवर्नमेंट ही माना जाता है, तो भाई जैसा गवर्नमेंट करेगा वैसा करेगा ये। आई बात समझ में? बट इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, इट बोथ हैज देयर ओन लीगल स्टेटस, ये इसका खुद का पहचान है। आई बात समझ में? इसीलिए ये, और गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो enjoy financial as well as administrative ऑटोनॉमी। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ये भी एंजॉय करेगी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को, याद रखना। फाइनेंस
ये सारा चीज क्लियर हो गया। ऑटोनॉमी ये भी क्लियर हो गया, स्टाफ ये भी क्लियर हो गया, लीगल स्टेटस क्लियर है सर, फॉर्मेशन बहुत इजी था सर। एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त माइंड में तुमको कि किस बेसिस पे हमें लिखना है, याद रखना किस बेसिस पे हमें लिखना है, ये तुमको याद रखना होगा। उसके बाद क्या है सर, ओनरशिप। कौन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ऑनर, कौन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ऑनर, एंड हु आर द ऑनर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलो देखते हैं ओनरशिप। भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ओनर कौन है, गवर्नमेंट। आई बात समझ में, कौन किसके पास होता है ऑनरशिप, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल रहता है यहाँ पे, तो भाई सही जाहिर सा बात है डिपार्टमेंटल हेड के पास कंट्रोल है, तो ये सारे लोगों को मिला करके ओवरऑल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहेगा। ओनरशिप, इट ओन बाय कंसर्न मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंटल हेड, दैट इज गवर्नमेंट। क्लियर है, इट ओन्ड बाय कंसर्न मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंटल हेड, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होता है सर। अब आ जाओ ओनरशिप में तुम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कौन ऑनर है सर, जाहिर सा बात है जब यहां फाइनेंस गवर्नमेंट का, तो भाई ऑनर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा सर। इट ऑल्सो ओन गवर्नमेंट ही इसका ऑनर होती है। आई बात समझ में, इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑन्ड बाय गवर्नमेंट बाय टेकिंग 51% ऑफ। क्लियर है, गवर्नमेंट ही ऑन इसको करेगी। क्लियर है सबको, आई बात समझ में। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, भाई यहां पे लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कौन है किसका जवाबदेही, कौन जवाबदेही होगा यहां पे। क्लियर है, यहां पे इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये पूरा का पूरा अकाउंटेबल होगा अपने कंसर्न मिनिस्टर से। आई बात समझ में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेलवे का, तो भाई रेलवे अपना कंसर्न मिनिस्टर को जवाब देगा। डिपार्टमेंटल हेड जो होगा रेलवे का वो किसको देगा जवाब, मिनिस्ट्री को। इट अकाउंटेबल टू देयर मिनिस्ट्री और कंसर्न मिनिस्टर। क्लियर है, ये है आपका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में मतलब हो गया कि इस डिपार्टमेंट का जवाबदेही कौन होगा, तो भाई डिपार्टमेंटल हेड जवाबदेही होगा किसको, उससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर को। यानी कि ओवरऑल काम करके आपको रेलवे का रेलवे मिनिस्टर को बताना होगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये किसको अकाउंटेबल होगा। क्लियर है, तो हम लोग यहां पे देखे थे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कि स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से, तब जाकर के फॉर्म्ड होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो भाई ये अकाउंटेबल किसको होगा, पार्लियामेंट के से होगा, जहां से इसका एक्ट पास होता है। कुछ नहीं करना है, लिख देना है इट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। आई बात समझ में, क्लियर है। अब इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, भाई गवर्नमेंट कंपनी भी अपने से रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर को ही जवाब देगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी मिनिस्टर की कंपनी से नाम से जानी जाती है। आई बात समझ में, गवर्नमेंट कंपनी जैसे मान के चलो कि इंडियन ऑयल,
एग्जाम्पल हम ले रहे थे। तो इंडियन ऑयल में कुछ भी होगा तो वो अपना सारा ऑपरेशन से रिलेटेड की जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर को देगी। इट मींस मिनिस्ट्री कंसर्न मिनिस्टर को देगी। यहां तुम लिख सकते हो इट अकाउंटेबल टू, ये टू है, देयर कंसर्न मिनिस्टर। क्लियर है? तो यहां पे था आपका 8 बेसिस। 8 बेसिस पे यार लिख दोगे ऐसे तो मैं एग्जाम में 5 ही पूछता हूं। 8 आपको याद भी हो जाएगा तो एक आध दो भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो एटलीस्ट याद ही रहेगा। मेरा मकसद था आपके माइंड में एक फॉर्म बनाना, एक सीक्वेंस बनाना, एक फॉर्मेट बनाना, एक फैक्टर बनाना, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, याद रखोगे चीजों को, चीजों को भूलोगे नहीं। आई बात समझ? जब तक एक फैक्टर याद नहीं होगा ना यार, कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोगों को क्लास में ये चीज पूछूंगा कि बताओ जी, खड़ा हो जाओ कि आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फीचर्स बताओ। आप सीधा बताओगे सर पहला सीक्वेंस ने बताया था फॉर्मेशन, सर स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होता है, तब बनाया जाता है, तब फॉर्म्ड होता है। बहुत अच्छी बात है जी। लीगल स्टेटस कैसा रहेगा उसका, आप माइंड में तुरंत सोच लोगे। मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप ही को सोचना होगा, फैक्टर भी आप ही को याद रखना है। इट मींस क्वेश्चन भी आपको याद रखना है और उसका आंसर भी याद रखना। लीगल स्टेटस, सर इसको अपना सेपरेट लीगल एंटिटी मिला था सर, तब जाकर के खुद पे एक्ट करता था। उसके बाद फाइनेंस, सर इसको पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है सर। एम्प्लॉय एंड स्टाफ कहां से आता है, सर इसका खुद का रूल रेगुलेशन होता है फॉर द रिक्रूटमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो भाई ये सारा फैक्टर्स आप खुद को खुद याद रखना है, कोई आपको याद नहीं कराने आएगा। आई बात समझ में? कीप स्टडिंग। बाय बाय। जल्द ही आप लोग के पास 2 वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपका चैप्टर 3 यानी कि प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूं आपके साथ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। गुड बाय, गुड लक।